नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में ये सबसे बड़ी टक्कर। पिछले 4 महीनों के दौरान नोटबंदी पर खूब बहस हुई। किसी ने इसे जनता के खिलाफ बताया तो किसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन इसी 4 महीने में तमाम राज्यों में निकाय चुनाव हुए और इन चुनावों में भी इस मुद्दे को जमकर उछाला गया। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक और चंडीगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक हर चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। लेकिन अब बारी देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की है, जहां फिर एक बार नोटबंदी का मुद्दा छाया हुआ है। तो क्या बीजेपी का परचम यहां पर लहरा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। क्या यह नोटबंदी बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बनेगी या बन जाएगी यह नोटबंदी बीजेपी के लिए ब्रह्म राक्षस? आज सबसे बड़ी टक्कर में इसी पर होगा आर पार। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ मौजूद है शेष नारायण सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और नोटबंदी के इस सावन में, इस मौसम में पूरे टाइम हमारे चैनल पर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अनिल यादव साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के राजीव त्यागी, प्रवक्ता। मेरे साथ इस बहस में जोड़ रहे हैं मौलाना अंसार रजा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर भी है और गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर भी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं इस डिबेट का। संबित पात्रा, शुरुआत आपसे करता हूं। आज का टॉपिक, आज की बहस का टॉपिक है नोटबंदी आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगी या ब्रह्म राक्षस? देखिए, ये दोनों ही है, ब्रह्मास्त्र भी है और ब्रह्म राक्षस भी है। अच्छा, जो लोग कैसे? अच्छे हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो बेईमान नहीं है, जो घोटाले नहीं करते, जो भ्रष्टाचार नहीं करते, उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है। और जो बेईमान है उनके लिए ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस रूपी नोटबंदी उनको कंज्यूम कर जाएगी, उनको समाप्त कर देगी, भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। भ्रष्टाचार के लिए ब्रह्म राक्षस, लेकिन विपक्षियों को लगता है नोटबंदी की वजह से आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये तो आपने अभी गिनवाया था किन किन राज्यों में किन की बोलती बंद हुई। लेकिन 3 निकाय चुनाव थे उत्तर प्रदेश में। आपकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। ये बात सच है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, 3-3 बजे तक मीटिंग चल रही है अमित शाह की। ये बात भी सच है। देखिए, 3-3 बजे तक तो मीटिंग उन्हीं के यहीं चलती है जिनके यहाँ लोग हैं मीटिंग करने वाले। जिनके यहाँ लोग ही नहीं है, मीटिंग क्या करेंगे? ओके, मैं उनके यहाँ ईटिंग, हमारे यहाँ मीटिंग। ओके, अब मैं पूरा कर लूं। आपने एक सवाल पूछा, पूरा जी जी। देखिए, निकाय चुनाव के समय भी मैं याद दिला रहा था कि महाराष्ट्र में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने कहा था कि ये नोटबंदी के ऊपर रेफरेंडम है। और 3 दिन पहले हमने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा है, उड़ीसा का रिजल्ट देखा है। कांग्रेस पूरी तरह से वहां समाप्त हो चुकी है। मुकाबला सपा के साथ भी है ना, तो साइकिल भी है मैदान में, तो साइकिल पे तो हाथी भी है। नहीं, देखिए, हाथी का तो आलम यह है, क्या बताऊं, बुरा मत मानिएगा। पहले नोटों का माला देखते थे, दिखता है नोटों का माला। अब फूलों की माला, नोटों की माला से फूलों की माला तक। आप बताइए, नोटबंदी ब्रह्म राक्षस है या ब्रह्मास्त्र? अब मैं रुक करता हूं अनिल यादव। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक संबित पात्रा कह रहे हैं कि इस बारी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा आ जाएगा। देखिए अमित जी, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो संबित जी ने बात कही, मैं उससे सहमति रखता हूँ कि ये किसी के लिए ब्रह्मास्त्र है और किसी के लिए जो ब्रह्म राक्षस आपने बताया। पर उसमें ये किसके लिए ब्रह्म राक्षस है वो जानना जरूरी है। और इसका जवाब आपको वो दे पाएगा, वो परिवार दे पाएगा जिसके घर का एक सदस्य लाइन में नोट बदलने के लिए गया पर कभी लौट के नहीं आया। वो भाई दे पाएगा जिसकी बहन का रिश्ता टूट गया। वो बाप दे पाएगा जिसकी लड़की की शादी नहीं हो पाई नोटबंदी के कारण। या फिर वो किसान दे पाएगा जिसे अपनी फसल अपने हाथों से जलानी पड़ी हो या रोड पे फेंकनी पड़ी हो क्योंकि नोटबंदी के कारण। और इसका फायदा होगा? नहीं, कुल मिलाकर आपको फायदा मिलेगा। मैं देखिए, हमें फायदा है, नुकसान की बात नहीं है। सुन लीजिए, नोटबंदी ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी की कमर टूटी है। जिससे क्या बताइए मुझे, क्या रिक्शे वाला ब्लैक मनी रखता है? क्या एक किसान ब्लैक मनी रखता है? अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में वो रिक्शे वाला नहीं था। मेरी बात सुनिए। अलीगढ़ में आज ताले की फैक्ट्री बंद है। अगर मैं आगरा की बात करूं तो लेदर की फैक्ट्री बंद हो गई है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां पर आप देखेंगे जरदोजी का और चिकन का कारोबार करने वाले लोगों का काम बंद हो गया है। तो वो लोग ब्लैक मनी नहीं थे। हमने आपने कभी किसी बड़े आदमी को लाइन में लगे हुए देखा? और मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, संबित जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। अब मैं आता हूं ब्रह्म राक्षस की जगह। जो ब्रह्मास्त्र किसके लिए है? ये ब्रह्मास्त्र उन लोगों के लिए है, उन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए जिनकी नोटबंदी के दौरान शादियां हुई घर में, और सैकड़ों करोड़ की शादियां हुई, जिसमें महेश शर्मा जी जैसे भी लोग हैं, जिसमें
गडकरी साहब भी हैं और एक और मंत्री भी हैं इनकी पार्टी से ही, जिसमें सैकड़ों 500 करोड़ की शादी का अनुमान हम लोग लगा रेड्डी ब्रदर्स की आप जो बात रेड्डी कर रहे ब्रदर्स हैं, जो हालांकि वो फिलहाल बीजेपी के अंदर नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि किसके लिए होगी। 20 सेकंड में इनकी बात का जवाब। फिर देखिए, पहली बात तो है, सबसे ज्यादा अगर नोटबंदी में कुछ पकड़ा गया है, कर्नाटक के अंदर रेड पड़ने के बाद एक डायरी भी निकली है और कितने करोड़ों रुपए कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्रियों का ही जब्त हुआ है, वो हमने देखा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ यंग जनता बैठी है। देखिए, हर कोई जानता था कि अगर हिंदुस्तान के इकोनॉमी को एक लीप लेना है, आगे बढ़ना है, ये जनता ही कहती थी। हम लोग खुद डिस्कस करते थे, इंडिया कब सिंगापुर बनेगा, इंडिया की इकोनॉमी कब अमेरिका बनेगा। डिजिटल हुआ था ना, डिजिटल हुआ था। और देखिए, आलम तो ये रहा था कि गडकरी जी के शादी में कहा गया था कि 10 चार्टर्ड प्लेन हुआ, जबकि एक भी प्लेन चार्टर्ड नहीं था। तो गलत आप फैलाने के लिए तो फैला सकते हैं, झूठ फैलाने से कुछ नहीं होता है। मगर आप ये देखिए, जो परिवार की बात की, किन परिवारों के लिए ब्रह्म राक्षस साबित हुआ, क्या ये सच्चाई नहीं है? परिवार उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है जो अपने आप को समाजवादी परिवार कहता है मगर सेफई समाजवाद वाला परिवार। घर में लैम्बोर्गिनी, घर में लैम्बोर्गिनी, बाहर साइकिल। करोड़ की करोड़ की शादी हो रही है। मुझे एक बात बताइए, जब हम पे आप पे पैसा नहीं था, लैम्बोर्गिनी पे भी जवाब दे दीजिए, लैम्बोर्गिनी पे भी जवाब दे दीजिए, प्रतीक यादव की लैम्बोर्गिनी पे भी दूंगा। बताइए। 2000 के नोट के लिए एक आदमी को एटीएम के लिए एक दिन में एक ही नोट निकाल सकता था। कहां से इतनी मोटी मोटी गड्डियां ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पकड़ी जा रही थी? कहां से ये शादी करा पा रहे थे? हम और आप तो नोएडा में ही रहते हैं, आपको शायद याद होगा। इतना बड़ा टेंट ये लगा है। बताइए, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। लैम्बोर्गिनी, आप अगर परिवार लैम्बोर्गिनी। नहीं नहीं, शादियों का बता दीजिए कि कहां से इतना बड़ा टेंट लगा। आप शादियों को बता दीजिए, आप लैम्बोर्गिनी का बता दीजिए। मैंने शादी का बता दिया। मैंने बताया कि गडकरी जी के विषय में 10 सेकंड जो भी बातें आपने कही वो गलत थी। महेश शर्मा जी, आप जानते हैं, महेश शर्मा जी ने खुद उसकी सफाई दी कि जो भी पेमेंट की गई चेक से पेमेंट की गई। ठीक है, चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये लैम्बोर्गिनी कहां से लाए? बता दें। घर में बाहर साइकिल, घर में लैम्बोर्गिनी कैसे? मैं 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी। देखिए, जो प्रतीक जी हैं वो उनका अपना कारोबार है ना, उनका अच्छा, राजनीति बाकी से- सब बेकार, अरे ये कारोबार। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। ऐसे आप संबित जी खुद बीच में बोलेंगे। वो कारोबार खुद का कारोबार करते हैं ना, उनका समाजवादी पार्टी में ना किसी टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। नहीं, जो काम जो व्यापारी है, अब आप हमने कह तो रहे हो नहीं व्यापारी है, ठीक हमने है। तो नहीं पूछा। चलिए, हो गई बात, हो गई, लैम्बोर्गिनी पे भी सफाई हो गई। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं सीधा रुक करता हूं, आपको बताना मैं सीधा रुक करता हूं। इनके जो नेता हेमा मालिनी जी या और बड़े जो नेता जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहां से आ गए? वो कौन सा कारोबार करते हैं? कैसे गाड़ी आई तो आप भी जानते हैं। अरे मगर और भी एक टीचर के घर में 42 लोग नेतागिरी कर रहे हैं और लैम्बोर्गिनी है। आप अगर मुलायम जी के महल को देख लेंगे, आपको लगता है नहीं? देखिए, अब हम निजी हमले कर रहे हैं। देखिए, अब बहस को करते हैं उत्तर प्रदेश में इस नोटबंदी का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। राजीव त्यागी, आप नोटबंदी की तमाम डिबेट्स पे हमारे साथ स्टूडियोज में आते थे। आप कहते थे कि नोटबंदी से ऐसा बुरा हाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते थे देश की जनता इसका जवाब देगी। कई डिबेट्स पे आपने बोला, लेकिन देश की जनता तो लगातार जवाब दे रही है। महाराष्ट्र में दे रही है, उड़ीसा में दे रही है, चंडीगढ़ में दे रही है, मध्य प्रदेश में दे रही है। क्या आपको लगता है मिसफायर हो गया आपसे और नोटबंदी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? और क्या आपको लगता है ये बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ये राजनीतिक दलों के लिए तो ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ब्रह्मास्त्र इन द सेंस कि वो सत्ता में आ जाए, उनके लिए ब्रह्मास्त्र लगे, क्योंकि हमने एक बेहतर काम किया, इसलिए ये मैंडेट नोटबंदी के पक्ष में है। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस लोगों के लिए होगा, हिंदुस्तान के आवाम के लिए ब्रह्म राक्षस। क्यों? 2 कारण। उसका कारण है, देखिए, नोटबंदी से जो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं और देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, और सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2017-18 का, वो ये मानता है कि करीब 1 से 1.5% जीडीपी की ग्रोथ में कमी आएगी। 1% ग्रोथ का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत के संसाधनों से साफ हो जाना। तो 2% अगर ग्रोथ कम आती है तो 3 लाख करोड़ तो उसमें चले जाएंगे। पहले तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि नोटबंदी के बाद से भारत की सरकार ने माना है, जो मोदी सरकार है, कि 2017-18 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ जो 16-17 में 7.2% थी, वो घटकर 7.4% थी, वो घट करके 5.2%। आप कह रहे इकोनॉमी को नुकसान होगा, पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट बताइए। पॉलिटिकल पॉइंट बताइए। आपको लगता है आप उसको जज नहीं कर पाए, इसीलिए आपको पॉलिटिकल नुकसान हुआ? नो। देखिए, अच्छा, महाराष्ट्र को नुकसान नहीं मानते, ओडिशा को नुकसान नहीं मानते, सुनिए, चंडीगढ़ को नुकसान नहीं मानते। सुनिए, आपको हारना नुकसान नहीं लगता पॉलिटिकल? बताइए।
नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा इन नौजवानों पे पड़ेगा कि नौजवानों को नौकरियां मिलना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सरकार आपने इकोनॉमिक वाला पॉइंट बोल दिया ना, दूसरे पॉइंट पे आइए ना। पॉलिटिकली आपके लिए बैकफायर करा है, इसका विरोध करना। बैकफायर किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में हार को बैकफायर नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता और इस समय हार को बैकफायर नहीं मानते? मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। विधानसभा के चुनाव में और चुनाव के चुनाव में, दो चुनाव में चुनाव डिफरेंट होते हैं बनिस्बत पंचायत चुनाव के, नगर पंचायत चुनाव के। लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे वो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, इन सब चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आपको लगता है भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में तो भारी पड़ेगा, लेकिन जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, ये सबसे हमारे देश की जनता पे पड़ेगा। जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर दूसरों मेरे आंकड़ों को जरा काट दे। मैं उत्तर दूंगा अपने तरीके से, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। देखिए, दूसरों का चुनाव भी होता है, अगर उसमें अगर एनएसयूआई का एक कैंडिडेट जीता जाता है तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी के मेहनत के कारण वो जीता है। आज महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, जो कि नोटबंदी के बीच में चुनाव हुआ और उसमें भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो नोटबंदी नहीं है, वो मोदी जी का नहीं। अगर हम हार जाते तो यही लोग कहते कि देखो क्या हो गया, नोटबंदी के कारण सब समाप्त हो गया और मोदी जी की लहर समाप्त हो गई। आज हम जीत गए हैं तो बोलते नहीं ये निकाय चुनाव थे, ये तो लोकल हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं राजीव भाई ने भी जनता को कुछ कहा, मैं भी जनता को कहता हूं, जनता आपको सैल्यूट है। आप लोगों ने लोगों के भड़काने के बावजूद जिस प्रकार का डिसिप्लिन और देश के लिए काम करने के लिए परेशानी हुई, आप लाइन में खड़े हुए, आपको कष्ट हुआ, मैं इसलिए आपको सलाम करता हूं कि ये जो जज्बा आपने दिखाया है, आज कष्ट हो रहा है, कल देश आगे बढ़ेगा, ये केवल भारत की जनता कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता। शेषनारायण सिंह की बारी है। शेषनारायण सिंह, आज के टॉपिक पर आपका विश्लेषण जरूरी है। आज मैंने विश्लेषण नहीं दिया कार्यक्रम की शुरुआत में, आज के टॉपिक पर आपका विश्लेषण जरूरी है। ब्रह्म राक्षस या ब्रह्मास्त्र, नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनावों पर आपकी राय क्या है? इसमें कि 2-3 लाइनें बोल, आप 2 लाइनें बोलिए जनाब। ये 2 नेताओं को मैं सुन चुका हूं। जी, 3 को सुन चुके हैं आप तो अभी तक? उनके भी बहन जी कहती रही कि भाई तबाह कर दिया, और आपने इकोनॉमी तबाह हो गई। 2% जीडीपी का ग्रोथ, मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ है कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा। और समाजवादी पार्टी का एंगल उन्होंने ज़्यादातर ह्यूमन लिया कि लोग मर रहे हैं, उनको पैसा भेज रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने, खैर समाजवादी पार्टी बॉम्बे में थी भी नहीं और गुजरात में भी नहीं थी। कांग्रेस से मेरा सवाल है, बहुत लेजिटिमेट सवाल है, मेरा ख्याल बुरा नहीं मानेंगे, कि आप जब इतनी भयानक अर्थव्यवस्था थी, नोटबंदी ने देश को तबाही के कगार पर ला दिया, नौजवानों की नौकरियों की तबाही ला दी, तो आप श्रीमान जी कर क्या रहे थे? आप लोगों ने जनता को, बंबई की और उड़ीसा की जनता को, चंडीगढ़ की जनता को, जहां आपकी पार्टी बड़ी पार्टी थी अभी 4-5 साल पहले तक, आपने वहां उन लोगों को प्रॉपरली एजुकेट क्यों नहीं किया कि भाई ये तो बहुत रद्दी काम आ गया है और इसके खिलाफ तुम लोग लामबंद हो जाओ? आप लोग क्या राहुल गांधी के महिमा मंडन में ही लगे हुए थे कि, और आपकी जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति नहीं है, आपकी जवाबदेही देश की जनता के प्रति, इन बच्चों के प्रति है। हो सकता है हमको भी नहीं मालूम था, इनको मैंने उस दिन ऑन एयर कहा कि भाई हम लोगों ने आपके इनपुट से हमने अपनी राय बनाई और हमने भी कहा कि नोटबंदी जो है गड़बड़ हो रही है, और आप जो हैं आप एजुकेट नहीं कर पाए। बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपके पक्ष में बोलते रहे, आप खुद बोलते रहे, तो क्यों ना आपको हम गुनहगार माने कि आपने देश के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ, जो कि आपका बिलीफ है, आपने इनको एजुकेट क्यों नहीं किया? और अगर आपने क्यों नहीं किया तो आप जमींदोज हुए गुजरात में, वहाँ महाराष्ट्र में भी और उड़ीसा में भी। इसके सवाल का, इस जवाब का जनता जवाब मांग रही है, और ये सवाल आपसे तब तक पूछे जाएंगे जब तक कि आप लोग, और बसपा वाले भी, जब तक कि आप इसका सही जवाब नहीं देते, वरना आपका वही हश्र होता रहेगा जो आपका वहां महाराष्ट्र में हुआ है। जी, अंसार रजा साहब की बारी है। अंसार रजा साहब, नोटबंदी ने फतेह हाल कर दिया है, ये आपके शब्द हुआ करते थे, नोटबंदी से हालत खराब हो गई है, तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर नोटबंदी का जो प्रहार था वो बीजेपी पे दिखना चाहिए, आपको लगता है? महाराष्ट्र के बाद भी आपको लगता है ऐसा दिखेगा? देखिए, अभी 2 बातें आप लोगों ने सब लोगों को सुन लिया है, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है या उड़ीसा का या चंडीगढ़ का, ये रिजल्ट, ये पर्सनली चुनाव तकरीबन तक 80% पर्सनली चुनाव होते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में समझ में आ रहा है, मोदी जी के भाषण से भी समझ में आ रहा है, अमित शाह के भाषण से समझ में आ रहा,
अखिलेश जी के भाषण से समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा असर इन लोगों पर हो रहा है, इसलिए कि तीनों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ऐसी समझ में आ रहा है कि अभी हिंदू होने वाला है, अभी मुसलमान होने वाला है। अब 3-4 फेज के बाद किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन जब देख लिया कि हमारी हालत ख़राब है तो हिंदू मुसलमान पर उतर आए, कब्रिस्तान पर और शमशान घाट पर उतर आए, ईद पे बिजली, रमज़ान पे बिजली, इस पर उतर आए। इसलिए कि अब चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हमारी नैया डूबने वाली है। अब नैया डूब रही है इनकी, इसमें कोई शक नहीं, तो 11 तारीख को पता चल जाएगा। जी। अब रहा सवाल नोटबंदी का। देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। वो अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि भारत की सारी जनता को बेहाल कर दिया, कश्मीर कर दिया, कभी भोपाल कर दिया। वादा किया था आएंगे घर घर में 15 लाख, घर में जो था वो ले लिया, कंगाल कर दिया। वो पोजीशन इन लोगों ने। अब ये ताली नहीं बजाएंगे ये लोग, नहीं, अब असल में यहाँ डिफरेंट लोग हैं, क्योंकि कितना समझ रुक मायावती जाएंगे। जी के घर में, जी मायावती जी के घर में कितना था, कंगाल हो गई। भाई साहब देखिए, मायावती जी के पास, एक मिनट मैं देता हूँ जवाब। अब बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं देखता हूँ कितनी ताली आप लोग बजाते हैं। मायावती जी के पास जनता में दबाव मत डालिए। मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप कह रहे मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो ये देखना नहीं, चाहता हूँ। मतलब इनका कहने का मतलब है सुन लीजिए। आप केसरिया होली नहीं खेल पाएंगे, बिल्कुल नहीं। केसरिया होली नहीं ना, खेल ना, ना, पाएंगे। ना। जवाब देखिए, मायावती जी के पास जो कुछ है वो सब कुछ ओपन है। अच्छा, चोरी छुपे कुछ नहीं है। अगर जन्मदिन में पैसा लेती है तो बता के लेती हैं कि हमारी पब्लिक ने इतना पैसा दिया है। कोई नेता है हिंदुस्तान का जो क्लियर कर देगा हमारे पास, चाहे वो जैसा दिया हो उसने। जी। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप जहां तक मायावती बार बार घूम फिर करके साहब माला नहीं पहन पाएंगी। देखिए, जिसको मोहब्बत होती है ना, वो चाहे मर रहा हो तब भी माला पहनाता है, डूब रहा हो तब भी माला पहनाता है, और इज्जत दे रहा हो तब भी माला पहनाता है। वो आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ओके, 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 समझ अब जाता जहां हूं। तक, एक मिनट, जहां तक सवाल आप बार बार ये कह रहे हैं, हमें शेष नारायण साहब चूंकि बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े पत्रकार हैं, एक बात बहुत अच्छी लगी और ये होना चाहिए था। मोदी जी इस हिंदुस्तान के मालिक नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के लिए हैं। अगले बार चुनाव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कल अपनी जगह है। भारत की जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस से हमारे ऊपर भी वो चीज लागू होती है, हमारे समझिए कि बीएसपी पर भी लागू होती है। 8 तारीख को मोदी ने 8:30 बजे ऐलान किया था, अगर 9 तारीख को भारत बंद कर दिया जाता, जो 28 तारीख तक नोट बदलवाने में सब लगे रहे, 28 तारीख तक इंतजार करते रहे, 28 को भारत बंद, एक मिनट, अगर 9 को भारत बंद कर दिया जाता तो हिंदुस्तान से चूरन का नोट एटीएम से नहीं निकलता। ओके। देखिए, भारत बंद करने की 10 कोशिश सेकंड तो की थी इन्होंने, आक्रोश रैली के माध्यम आक्रोश से। दिवस मनाया। कांग्रेस वो जी, दिवस- एटीएम से चूरन का नोट निकला जैसे चिल्ड्रन बैंक लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान बदला, तरक्की कर रहे हैं हिंदुस्तान। साहब मेरे सवाल पूछ रहे हैं। संगम बिहार में निकला एटीएम से, नहीं निकला, हो बोलिए ना आप गया, लोग। हो गया, अब हो गया। एटीएम से जो आपका बैंक है, अरे सुन तो लीजिए, एसबीआई का, अरे भैया चिल्ड्रन बैंक, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। सुन लीजिए। इतनी तरक्की के मुल्क ने सुन कि चिल्ड्रन के जो है वो मैं अब हो गया, अब यही चलता रहेगा, सब लोग एक दूसरे के पीछे बोलते रहेंगे। हो गया, हाँ, अब हो गया। देखिए, जनता ने आपको जवाब दिया है, अब ये लड़का फायदा नहीं। आप डिबेट में पार्टिसिपेंट देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्यों परेशान है ये लोग। इसलिए परेशान है, ये अभी कह रहे थे कि घर से सब कुछ लुट गया। वैसे मायावती जी ने 104 करोड़ रुपए घर में रखा हुआ था, आनंद फानंद में जाकर डिपॉजिट कर दिया। 1400 करोड़ रुपए उनके भाई आनंद कुमार जी के घर से निकला। 1400 करोड़ रुपए चोरी का था क्या? और किसका था? जमा किया क्या ना काम बैंक में? क्या काम कर रहे थे बताइए? क्या काम कर रहे थे बताइए? मैं बीच में नहीं, साहब अगर बैंक में जमा किया तो ईमानदारी का तरीके से जमा किया। बीच में, अब बीच में नहीं बोलिए। देखिए, चोरी का था, इसमें कोई शक नहीं है। वो कागज बन जाता है, इसलिए जाते हैं चोरी का था। आप कैसे साबित कर सकते आप हैं? बोलने दीजिए, साबित करूंगा ना। आप ये बताइए, जो गुजरात का सांप पकड़ा गया उसको क्यों आप ये नहीं कहा? अरे परेशान मत नहीं, होइए क्यों? भैया। अच्छा बताओ, अपनी बात आ गई तो परेशान भैया ना होइए। परेशान मत होइए, पर आप जवाब दे मायावती दीजिए। जी की बात आ गई तो हम परेशान हो ना रहे ना, आप और शाह की बात हमने कर ली तो हम परेशान हो आप रहे। सब जवाब सवाल पूछिए, सबका जवाब दूंगा। आप उसको तो बिना क्लियर कर दीजिए, हमें शाह का बिना पैसा था, परेशान हुए दूसरे को जवाब बता दिया दूंगा। गया। शांति नहीं, क्यों शांति? शांति 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 क्यों? ऐसे नहीं होता है शांति। जवाब दूंगा ना शांत होने से। नंबर 1, आप देखिए, नोटबंदी के बाद अगर हवाइयां किसी के चेहरे पर उड़ा हुआ था, पूरी तरह से ये बोल रहे थे हमारे चेहरे के रंग को देखिए, अगर किसी के चेहरे के रंग को देखना था और हवाइयां उड़ी हुई देख, तो मायावती जी को देखिए, किस प्रकार वो एकदम परेशान थी, किस प्रकार हताश थी। और जहां तक मैं बता दूं, आनंद कुमार क्या काम करते थे 5 साल पहले, ये बता दीजिए। ये 1400 करोड़ रुपए वैसे ही कमाए गए हैं जैसे लैम्बोर्गिनी कमाया गया है। राजीव त्यागी, आपकी राय के अंदर जो बात शेष नारायण सिंह ने बोली, अगर इतना बुरा हाल था नोटबंदी से, तो आपको जनता को समझा देना चाहिए था बुरा हाल है। राहुल गांधी गली गली जाते, महाराष्ट्र तो, मुंबई तो वो गए भी थे, दिल्ली की लाइन में भी खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या रहा?
देखिए मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये काम किया था तो 3 मुद्दे लेकर के आए थे कि इससे काला धन रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था आतंकवाद पे नकेल कसी जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कहा था नकली नोट जो है ना, जो पाकिस्तान भेजता है, उन तीनों पे हम नकेल कस देंगे। काले धन पे सरकार के पास अभी तक 50 दिन का कोई हिसाब नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया देश में, अभी तक कोई हिसाब नहीं है। एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देता हूं। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक सरकार ने करीब 7700 करोड़ रुपए की काले धन या काली कमाई के पैसे पकड़े, जिसमें कि 300 करोड़ रुपए कुल काले धन के रूप में थे, नकदी के रूप में थे जी। तो सरकार जो है ये भूल गई कि 3 से 5% कैश में होता है काला धन, और रियल एस्टेट में, व्हाइट गोल्ड में। ये बातें जो अब यहां बोल रहे हैं वो चुनावों में क्यों नहीं बता पाए? मैं जवाब दे जी बताइए बताइए बताइए। आप जवाब देने देंगे तो जवाब बिल्कुल आपको ही देने दे रहा हूं, बताइए। दूसरा ये था कि आपने आतंकवाद पे कही थी, लेकिन नोटबंदी के बाद से क्या आतंकवाद रुका? क्या आतंकवादियों की जेब से 2000 के नोट नहीं मिले? क्या हमने नहीं देखे? या नकली नोट की जब आप बात कहते हैं तो सरकार लोकसभा में जवाब दे चुकी थी। लास्ट सेंटेंस कह लूं, 0.02% नकली नोट होता है पूरे टोटल करेंसी का। लोकसभा में जवाब है, लोकसभा में जवाब है, मेघवाल साहब का जवाब है, ये भी बता देता हूं मैं। अब हमारा सवाल सरकार से ये है, आप हमसे 50 साल का क्या वो मांगते हैं? सवाल तो मैंने पूछा था आपसे। वो ठीक है, हम हार आप गए, उसका जवाब नहीं देंगे। हम हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपनी बात कहना भूल। नहीं बात कह रहे नहीं, आप यही बात, वही तो शेर सीधा सवाल था। आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए? बाकी सभी बातों में ब्रेक के बाद आऊंगा आपकी बात, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। शेष नारायण सिंह अब कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री आप जो कह रहे हैं वो बात कह रहे थे, तो आप जनता क्यों नहीं बता पाए कि भाई ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्यों नहीं बताया? उसका जवाब दीजिए। जवाब देता हूं उसका। जवाब ब्रेक के बाद होगा। अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, जनता के पास जा रहा हूं और उनसे सीधा सवाल लूंगा और इनसे लूंगा जवाब। आप देखते रहिए सबसे बड़ी टक्कर में सबसे बड़ा दंगल। संबित जी हाथी है, डरता नहीं है किसी से, वो गणेश जी की सवारी है, डरता नहीं है किसी से। 2014 में देखा था हाथी ने अंडे दिए थे। सवाल 2014 में हाथी ने अंडे दिए थे, देखा था हमने। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर में। आज बात हो रही है सबसे बड़े दंगल में, नोटबंदी ब्रह्मास्त्र है या ब्रह्म राक्षस है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए भी। और मैं सीधा रुख करता हूं अपनी जनता का, लेकिन उससे पहले, जनता के बीच जाने से पहले आपको मैं सुनवाता हूं डिंपल यादव ने क्या कहा है नोटबंदी के बारे में। सुनिए। और अब आपने सुना डिंपल यादव ने क्या कहा। मैं सीधा रुख करता हूं मौलाना अंसार रजा आपका। नोटबंदी के ऊपर यह नया तरह का बयान है। 2000 का नया नोट आया, उसमें कमल और हाथी एक साथ है। वो कह रहे हैं देखिए गठबंधन नोट पे भी दिख रहा है साथ में। अभी आप दोनों लड़ रहे थे ब्रेक से पहले। देवगन साहब जी, ये समाजवादी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है और 300 प्लस सीटें भी ला सकती है। वो तो बाद में बताएंगे। देखिए अभी इस वक्त के जो बयानात आ रहे हैं, मैं ये समझता हूं, देखिए चुनाव अपनी जगह है, जबान पर कंट्रोल होना इसमें चाहिए। जबान बेकाबू तो नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साहब नोट पे वो कह रही है कि हाथी और कमल साथ में है, ये क्या साबित क्या करना चाह रही है वो? ठीक है। हमारी बहन मायावती ने क्लियर कर दिया है कि अगर हमें 5 सीट भी कम मिलेगी तो हम बीजेपी से ना समर्थन लेंगे ना देंगे। फिर एक साथ है, समझ पाता। 10 सेकंड में जवाब, फिर जनता का सवाल है, बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं दुनिया में हाथी, कमल, हाथ, साइकिल सब कुछ दुनिया में है, मगर ये जो नोट है ये सबसे ज्यादा किसके पॉकेट में था? कुर्ता में छेद किसका हुआ ये बताइए। उसके बाद किसका कुर्ता फटा? ये
आप राहुल गांधी का इशारा कर रहे हैं। ओके राजीव त्यागी, जनता का सवाल, फिर आपका जवाब लूंगा, बताइए। मेरा सवाल मौलाना जी से है कि आप पहली बात तो आप डरा रहे हैं जनता को, जितने टाइम में नहीं डर पाई जनता डिमोनेटाइजेशन से, आप अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ हैं कि हम डर जाएंगे कि बीजेपी ने जो नोट बैन किया उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग ये कि आप कह रहे हैं कि चूरन के नोट निकले हैं, ये नोट भी तो आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से निकले होंगे, हो सकता है, इसमें मोदी जी का क्या दोष? बीजेपी आप हक्के बक्के हो गए, सवाल सुन के हक्के बक्के हो गए, परेशान हैं, जवाब नहीं देना चाहते। नहीं जवाब दूंगा मैं। दो बातें इन्होंने कही जी। कि हम डरा रहे हैं, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरी आपने ये कहा कि आप पॉलिटिकल कैसे खराब कर दिया देश को। पॉलिटिकल, देखिए इसमें तो कोई, वो तो अभी पता चल जाएगा। जहां तक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, मैं एक उसी बात में सवाल था। मैं एक बात बता दूं, ना तो केंद्र में हम हैं और ना हम अभी यूपी में हैं, और ना तो आप अभी बताइए आने हम वाले। कैसे डाल सकते हैं? अब जो आएंगे हम 11 तारीख के ओके, बाद, ओके, फिर हम एक- देखेंगे कैसे चूरन का नोट जी निकलता जी है। जी, एक और सवाल। कहीं नहीं आने वाले साहब। अब बताइए क्या जी सवाल है। मौलाना जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, शायद आप भी जानते हैं, लेकिन आपसे जब भी जानते सवाल, कोई साठ गांठ आप लोगों की क्या? नहीं सर, कई डिबेटों में मिल चुके हैं हम इनसे। अच्छा, कई डिबेटों में मिल चुके हैं, तो बताइए। सर जब आपसे क्वेश्चन होता है, जब बीजेपी के बीएसपी के थोड़ा बहुत जो बेइज्जती सी होती है, तो आप कहते हैं मैं कोई इसका नेता तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ एक आम मैं आदमी अभी हूं। कह रहा हूं कि मैं नेता नहीं हूं उसका। और फिर जब आपसे ये कहा जाता है, मतलब बीएसपी के बारे में कुछ वैसा कहा जाता है, तो आप कहते हैं हमारी बहन जी, हमारी बहन जी, ये हमारी हो। देखिए तो साहब, इसके एक बारे बात में जवाब बता दूं मैं दीजिए। आपसे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत ठीक अच्छी है। बात, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, देखिए 10 सेकंड में जवाब। अभी एक डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा साहब हमारे साथ थे। जब मोदी जी की मां को कोई आदमी बीच में लेकर के आया था, मैं खड़ा हो गया था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी औरत की बेइज्जती हो, वो मां है, चाहे वो मोदी की हो या हमारी हो, किसी मां की या किसी औरत की। जहां तक बहन का सवाल है, बहन की औरत हो, किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक तरफदारी का सवाल है, देखिए मैंने बीएसपी को डंके की चोट पर सपोर्ट किया है। नेता होना अपनी जगह है और सपोर्ट करना अपनी जगह है। अगर उस पार्टी के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में अगर गलत कहा जाएगा तो हम सपोर्ट। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, अब राजीव त्यागी, जो संबित पात्रा ने बोला जेब किसकी फटी हुई थी, इशारा राहुल गांधी की तरफ है, जवाब। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बताऊं इस बात को, संबित की खूबी है कि वो व्यक्तिगत होते हैं, ये भी खूबी होती है प्रवक्ताओं की। प्रवक्ता को खूबी होती है कि व्यक्तिगत आरोप लगाए। मेरे उन प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं मिला कि नोटबंदी के बाद से हम चुनाव हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चुनाव जीत जाए उससे भी फर्क नहीं उत्तर प्रदेश भी हार पड़ता, जाए तो कोई फर्क नहीं चुनाव जीत जाए उससे भी फर्क उत्तर नहीं प्रदेश भी पड़ता। हार जाए तो देखिए, फर्क नहीं पड़ता। हार ही गए हैं और फर्क क्या चुनाव जीत जाए उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। बात सिद्धांतों की और नीतियों की है। मैंने जो कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कम हो रही है, जी। कृषि सेक्टर की ग्रोथ कम हो रही है, तो ये public और की सर्विस समझ में सेक्टर की क्यों नहीं ग्रोथ आ रहा? कम हो रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसका जवाब देना होगा और लॉन्ग टर्म में इसके इंपैक्ट बहुत भयावह ओके होंगे। ओके ओके ओके, लास्ट सेंटेंस नहीं, कहना चाहता हूं। इन्होंने लास्ट सवाल सेंटेंस- पूछा था लास्ट सेंटेंस कि डरा क्यों रहे आप, सवाल दोबारा लास्ट पूछ सेंटेंस लीजिए, कहना चाहता बताइए। हूं। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जनता को डरा क्यों रहे हैं? देखिए डरा क्यों रहे हैं? जनता डर को- नहीं रही, जनता नहीं डर रही। जनता को रियल फैक्ट्स हम दे रहे हैं जी। और हिंदुस्तान के लोग बाग बहुत बेहतर लोग बाग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं ठीक है ठीक है, वो आप कह रहे हैं, निश्चित आप रूप से अगर आपको स्टूडियो में इस पे बैठे हुए लोग बाग, ओके, संबित पात्रा, संबित स्टूडियो में बैठे हुए जो लोग बाग हैं, ये देश की जनता पूरी नहीं है। देश की Ah, जनता this is 125 wrong. करोड़ है, This is- 125 करोड़ है। आप ये और- कह रहे हैं और- कि देश की जनता पूरी नहीं, नहीं, आप यूथ 125 सर करोड़ हम ही है। जाके जनता और बनेंगे। सुनिए हम- सुनिए क्या जनता है भाई? और- ये गलत बात अपनी है। जनता है। हम ये जनता है। सुनिए हम ही जाके देश का मैं जवाब दे रहा हूँ यार, लेंगे। प्लीज अमीश जी जवाब देने दीजिए। नहीं देखिए, मैंने- आप इनको कम मैंने- मत आंकिए, मैंने कम मत आंकिए, इनको कम मैंने- मत आंकिए, मैंने- इनको कम आंकने की गलती मत मैंने आंकड़े करना। प्रस्तुत ये हमारे किए। लिए भी जनता है, मैंने हमारे आंकड़े लिए भी प्रस्तुत व्यूअर्स किए। है। हम आपके साथ हैं। मैंने आंकड़े हर एक प्रस्तुत वोट किए। जरूरी है। No, my राजीव dear त्यागी, friend, हर एक वोट हमें जरूरी slow- है। Listen me please. जी, जी। मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए और मैं अपनी बात अरे, पे कायम इन्होंने अपने हूं। सवाल प्रस्तुत कृपया किए। भारतीय जनता सब पार्टी बता था। व्यक्तिगत न होकर के आंकड़ों पर मत बहस करे और आंकड़ों में जवाब दे। जब सब क्या ये सब- फैक्ट नहीं चलिए, है मैं कि अब उत्तर इकोनॉमिक दे दूंगा। सर्वे ने ओके, क्या ओके, ओके, ओके। पूरा सब- मैंने पूरा हाँ, ओके, ओके, 30 सेकंड, 30 सुना सेकंड। उनको, आपने उत्तर अमित दे- जी, ये थोड़ा ऐसा सा सही नहीं। बताइए। देखिए पहली बात तो है आंकड़ों की बात राजीव जी कर रहे थे, मैं आंकड़ों के लिए बता रहा हूं आपको। जब हमारी सरकार आई, हमने कहा कि 4.8% जीडीपी था मनमोहन जी के समय, अब हम 7.2 हो गए मैं हैं। जवाब तो देना ये चाहूंगा बता रहे थे कि ये इसका जवाब देना 7.2 तो झूठ है, ये तो आप वहीं पर हैं जहां हम थे, और आज बोल रहे अरे दैया रे दैया, ये 2% कम हो गया, ये तो विनाश हो गया, ये खत्म हो गया। ये कैसे? अभी तो आंकड़े मान नहीं रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं सब खत्म हो गया। सच्चाई और सुन लीजिए, और 10 सेकंड में बोलूंगा। ये जनता ही जनता नहीं, आपका कैमरा पर्सन, आप और आप भी जनता है साहब।
कोई किसी को मत बोलिए कि ये जनता नहीं है, सब कोई जनता है। जवाब बताइए। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये जनता भी है, सारी चीजें हैं। हाँ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और इनका गठबंधन नहीं है, तो मुख्तार अंसारी के सामने इन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, ये पूछ लीजिए। 10 सेकंड। ओके, जवाब 10 सेकंड। आप बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा जो भी बात इन्होंने कही, मैं एक बात बता दूं आपसे। मेरा सवाल एक सेकंड। ये कह रहे हैं हमारा गठबंधन हो चुका। अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ लोग साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सबक सिखाइए। आजम खान कहते हैं कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। अरे अदालत नहीं है जनाब, अरे अदालत नहीं है, अदालत नहीं है, यहाँ सबूत नहीं चाहिए हमें। नहीं, अब आपने सवाल ले लिया, आपका क्या सवाल है बताइए। सर मेरा सवाल सर मौलाना जी से कि आप बार बार डराने की कोशिश कर रहे थे हमें कि यार मेरे पास कोई तलवार है क्या जो पकड़ लिया पब्लिक ने। बताइए, वो सवाल पूछा था, बताइए क्या सवाल। कल से सर कि अरे बोलने तो दीजिए, डरने का वक्त आ गया है, डराने का नहीं। बताइए सवाल 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 सवाल। संबित जी हाथी है, डरता नहीं है किसी से, वो गणेश जी की सवारी है, डरता नहीं है किसी से। 2014 में देखा था हाथी ने अंडे दिए थे। सवाल सवाल सवाल। 2014 में हाथी ने अंडे दिए थे, देखा था हमने। सर नोटबंदी से अगर जो प्रॉब्लम जनता को हुई है वो किसी एक प्रॉब्लम के बारे में आप अगर हमें बता दे तो हम लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें हुई है। जनता कभी प्रॉब्लम से गुजरी नहीं। अच्छा सवाल आपने किया है। जरा 125 जो लोग मर गए हैं ना, जरा उनके घर पे जाकर के ये सवाल कर दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये भाषा मत बोलिए। 125 लोग मर गए लाइन में लग करके, सरहद पर जवान मर रहे हैं, उसके घर पे जाके पूछिए। सरहद में जवान मर रहे हैं नोटबंदी के कारण। नोटबंदी में सरहद पे जवान थोड़ी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं लोग? नोटबंदी से जवान कैसे मरते सर? 125 लोग मरे या नहीं मरे ये बताइए। नोटबंदी से कुछ भी बोल देंगे, रिश्ते टूट गए उनके घर पे जाकर के पूछिए आप। नोटबंदी से जवान कैसे मर सकते हैं? 125 करोड़ लोगों एक सेकंड, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए। आप सब लोग बार बार वो कह रहे हैं नोटबंदी का फायदा होगा, आप कह रहे हैं नोटबंदी का नुकसान होगा, लेकिन एक बात जो कि सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है, अगर नोटबंदी का इतना बड़ा फायदा हो रहा है संबित पात्रा साहब, तो रमजान लाने की क्या जरूरत थी? राइट, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर नोटबंदी इतना धुआंधारी कदम है तो रमजान लाने की क्या जरूरत थी? बिजली में धर्म लाने की क्या जरूरत थी? बिजली में धर्म नहीं लाया गया। देखिए सब लोग बोलेंगे तो ऐसा डिबेट नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए, बिजली में धर्म नहीं लाया गया। ये बताया गया कि धर्म के आधार पर बिजली बांटना ये भेदभाव है। और मैं बताता हूं आपको, मैंने मायावती जी के बाइट को सुना है। आप भी मैंने उमा भारती की बाइट को भी सुना। आप सुनाइएगा। उमा भारती ने क्या बोला? मैं बताता हूं सब कुछ। उमा भारती जी ने भी क्या बोला और मायावती जी ने क्या बोला। मायावती जी ने बोला अगर केवल दलित और मुसलमान ही हमें वोट दे दे, हमें किसी और का वोट नहीं चाहिए, हम सरकार बना लेंगे। आप सुबह से शाम तक मुसलमान करें, मैं तो सम्मान करता हूं, करते रहिए। हमने क्या एक बार कहा कि भेदभाव मत करिए? भेदभाव नहीं करिए तो आग लग गई सबके यहां। अरे भेदभाव होना चाहिए क्या? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ये देखिए ये सब डिमोनेटाइजेशन के कारण हुआ है। ये नोटबंदी के कारण जब पैसा चला गया है, इस ऐसे हो रहे हैं। होते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। पैसा गया है, आप होते रहिए। मुझे जवाब पब्लिक आपका क्या हमदर्दी है? कल आपके कटियार साहब ने क्या कहा है? मुसलमान हमसे जोड़ नहीं रहा। कैसे जोड़ेगा? 403 सीट में एक काबिल मुसलमान नहीं मिला आपको उत्तर प्रदेश में। आप मुसलमानों की हमदर्दी मैं बता दूं इसका। कम से कम मायावती ने 100 टिकट तो दिए। ब्रेक लेता हूं मैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, यानी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद सीधे सवाल होंगे नेताओं से और सीधे जवाब लिए जाएंगे। लेकिन आप भी ट्विटर और फेसबुक पर अपना फीडबैक देना जारी रखिए। मुख्तार अंसारी को सबसे पहले तो थाली में सजा करके शिवपाल जी लेकर के गए थे। उन्होंने तो नहीं लिया ना। नहीं, वही उसी में तो सब कुछ हो गया। उसी में तो उन्हें पता था कि इस आदमी के हाथ में 15 सीटें, इसको हटा लो। चाहे कुछ सहना जब दाव नहीं करा तब आज उनको दागी दिखाई दे रहा ना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में ये सबसे बड़ी टक्कर, और इस दौर में मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस पार्टी का। राजीव त्यागी, 3 चीजें इस चुनाव के अंदर बहुत अहम हुई। पहला,
5 साल की अखिलेश यादव की गवर्नेंस, दूसरा 2.5 साल मोदी सरकार की गवर्नेंस और तीसरा नोटबंदी का मुद्दा। क्या आपको लगता है भारी कौन सा पड़ने वाला है? देखिए, जो गवर्नेंस की आपने बात कही है बहुत स्पष्ट है कि गवर्नेंस तो निश्चित रूप से मुद्दा रहेगा, हर चुनाव में रहता है। अगर सरकार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस है और गुड उसने डेवलपमेंट किया है या नीतियां अपनी कार्यान्वित की हैं। जैसे अगर 68 साल का इतिहास देखा जाए तो 60 साल कांग्रेस रही है, तो बार बार लोगों ने चुना होगा कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस रही, क्योंकि तानाशाही तो है नहीं देश में, पहली बात। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी के बारे में पूछा था, निश्चित रूप से लोग बाग ये आकलन जरूर करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति की वो प्रयोगशालाएं हैं जिनको समझ पाना हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है, पॉलिटिकल लोगों के बस में नहीं है। ये प्रयोगशाला निश्चित रूप से डिफरेंट है पूरे देश से प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में जातीय कटु सच्चाई है, धर्म में कटु सच्चाई है, विकास से कटु सच्चाई है और स्थानीय मुद्दे कटु सच्चाई है। जैसे आपने नोटबंदी में मुझसे पूछा कि हम हार गए, निश्चित रूप से जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें वार्ड के चुनाव में वार्ड के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। आप कह रहे हैं उसमें नोटबंदी का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं था। मेरा मानना है कि विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। 2014 चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था हम केंद्र में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक इन्होंने कितने रोजगार दे दिए? बताइए। सवाल नहीं, देखिए संबित पात्रा, ये पब्लिक का सवाल है। देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के नतीजे आपकी फेवर में आ रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए, इनका घर कैसे चलेगा भविष्य में? मैं जवाब दे रहा हूं, अगर ये देश का भविष्य है तो मैं इनका जवाब दे रहा हूं। बताइए। सही क्वेश्चन है। देखिए, आपने कहा कि कितना रोजगार अभी तक 2.5-3 वर्षों में मोदी जी ने दिया है। देखिए, एक बात याद रखिए, नौकरी और रोजगार इसमें फर्क होता है। हमने ये नहीं कहा था कि सरकारी नौकरी, हमने कहा था रोजगार देंगे। रोजगार में सुन लीजिए, पूरा कर लो। ये क्या हो रहा है? जवाब देने दीजिए। रोजगार के लिए मुद्रा योजना कितना लाए आप? 54 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में 5.4 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में हमने, आप इस बार इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए, 5.4 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार दिया है। केवल उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार दिया है। अरे आप दिखाइए, आपने 5 साल में क्या किया उत्तर प्रदेश में? आप दिखाइए। मैं जवाब देता हूं। 2 करोड़ महाराष्ट्र में जीरो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सब मत बोलिए। देखिए, पिछले 16 साल में सबसे कम रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं सीधा रुख करता हूं यादव साहब का। यादव साहब, आप बहुत सारे सवाल लेकर आप खड़े हैं, लेकिन कुछ जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार चली है। बिल्कुल सही बात। आप मुझे ये बताइए एक बात, आपको सिर्फ नोटबंदी का सहारा है या फिर अपनी गुड गवर्नेंस का भी सहारा? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस दिन से चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच से सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उसमें चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं तो 1090 से 6,61,000 में सुन लीजिए भाई। आप ये देखिए, यही तो राष्ट्र का नाम संदेश देने दूंगा क्या? जो केंद्र सरकार के आंकड़े उसके तहत मध्य प्रदेश में गायत्री प्रजापति भी तो बुरा है। प्रजापति बुरा है ना? डिबेट रखी। बताइए, क्या आपने मोदी सवाल किया? जब आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं जनाब। ये मत कहा करिए। देखिए, मुझसे सवाल जवाब मुझे आप समझाइए, आप एंकर हैं। बताइए अब। देखिए, मैंने पहले भी कहा, गायत्री प्रजापति जिस दिन दोषी पाए जाएंगे उस दिन सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कई बार ये उदाहरण पेश किया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अंसारी ब्रदर्स हो, चाहे डीपी यादव रहे हो, उन्होंने हमेशा ये चीज दिखाई है कि जब जब कोई दागी आया है उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब मैं सीधा रुख करता हूं मौलाना अंसार। अखिलेश यादव साहब के शासन में कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गायत्री प्रजापति की बात मत कीजिए, तो राजा भैया की बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी की भी कर लीजिए। बिल्कुल कर लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं। जिसे आप जेल में, मुख्तार अंसारी बंद है, उसे ले आए और उसके भाई को स्टार प्रचारक बना दिया। देखिए, लेकिन मुख्तार अंसारी को सबसे पहले तो थाली में सजा करके शिवपाल जी लेकर के गए थे। उन्होंने तो नहीं लिया ना? नहीं, वही उसी में तो सब कुछ हो गया। उसी में तो उन्हें पता था कि इस आदमी के हाथ में 15 सीटें, इसको हथिया लो। चाहे कुछ सहना जब दाव नहीं गला तब आज इनको दागी दिखाई दे रहा ना। राजा भैया इनको उन्होंने लिया नहीं। अरे ये सुनिए, अरे लेके कौन गया था? चच्चा लेके गए थे। अरे चच्चा लेके गए थे, कोई दूसरा लेके नहीं गया था। अच्छा ये बताइए, आप चच्चा लेके गए थे। अंसार साहब, आप बताइए, आप क्यों ले आए? अरे साहब, जब आप क्यों ले? अच्छा, जब हमने नहीं लिया तो आपने ले लिया। सही। जब तुम्हारे राजा भैया बैठ सकता है, गायत्री प्रजापति बैठ सकते हैं, अतीक अहमद बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे मुख्तार क्यों नहीं बैठ सकता भाई? शेष नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश के चुनावों में नतीजे तो 11 तारीख को आएंगे,
लेकिन इससे पहले कई चुनावों के नतीजे आए हैं। नोटबंदी आपको यानी सरकार पर, मोदी सरकार पर भारी है, बीजेपी पे भारी दिख रही है, फिर भारी दिख रही है विपक्ष के ऊपर। नहीं, देखिए, नोटबंदी का मुद्दा शुरू में आपने गौर किया होगा कि ये लोग बहुत ही डिफेंसिव होते थे बीजेपी वाले, और मायावती जी खूब हड़का के उठा रही थी, कांग्रेस मुसलसल उठाई रहती थी। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया बहुत ही मौजू है कि आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो नोटबंदी को डिफेंड करते रहे बीजेपी वाले, इसके बाद आपको पोलराइज करने के लिए धर्म को लाना पड़ा। और जो वही बात जो मैं कह रहा था। अरे मियां, पूरी बात सुनो यार। तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है, बीजेपी की जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो, अगर आप इतने कन्विंस थे कि आपने बहुत फन्ने खां मुद्दा उठाया है, तो उस पे आप भागे क्यों? और दूसरा, इन लोगों से मेरा सवाल फिर वही है कि आप अगर ये कन्विंस हैं कि नोटबंदी बहुत रद्दी मुद्दा है, तो आप हारे क्यों? फिलहाल इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18, क्योंकि खबर हम डंके की चोट पे दिखाते हैं, और खबर किसी से पूछ के नहीं दिखाते और किसी से डर के नहीं दिखाते, सबके सामने दिखाते हैं और हर हाल में दिखाते हैं। नमस्कार।